हरा नहीं सकता, तू विजेता है मेरे दोस्त, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता यह कहकर तुझे कोई डरा नहीं सकता। नमस्कार, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हम अपने संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसका क्रमिक रूप से विकास कैसे हुआ, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से जैसे आप समझिए, कोई भी चीज आप विकसित होता है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। जैसे हम हैं तो हमारा भी एक बैकग्राउंड रहा होगा, आप हैं तो आपका भी कोई बैकग्राउंड रहा होगा कि आप पहले कॉलेज में पढ़े, फिर वहां से आए, फिर यहाँ से आए हैं, फिर आगे जाएंगे। तो वैसे जो हमारा संविधान है उसमें भी कई कई चीजें ऐड हुई है, तब वो वर्तमान स्वरूप में धारण किया है या वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन एक्टों के तहत या किन कौन कौन से एक्ट जो है अच्छा रोल अदा किए। तो उसमें आपका जो पहला एक्ट जो इंग्लिश मैन द्वारा यानी कि ब्रिटिशर यानी कि ब्रिटिश लोगों द्वारा दिया जाता है, वो आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में होता क्या है, जो 4-5 पॉइंट बहुत कॉमन होती है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे पहला होता है कि इस एक्ट के तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर होता था बंगाल का, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल मान लिया, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल माना गया था। ठीक है, क्योंकि जब शुरुआत में था तो बंबई और मद्रास और बंगाल, ये तीन ही उनके प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। तो मुंबई का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग गवर्नर होता था और आपका बंगाल का अलग गवर्नर होता था। तो इसके तहत जो है पूरे बंगाल का गवर्नर किसे माना गया, एक व्यक्ति को माना गया, गवर्नर जनरल, इसको वारेन हेस्टिंग को माना गया। और इसमें थोड़ा सा कोशिश किया गया, पूरी तरीके से थोड़ा सा कोशिश किया गया कि जो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है उसका कुछ हद तक का पावर जो है यहाँ के बंगाल के गवर्नर को दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया गया। ठीक है, और 1773 के एक्ट के अनुसार पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग था। तो भाई चूंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको कवर करने के लिए क्या दिया जाएगा, मतलब अकेले तो नहीं मैनेज कर सकता, तो एक काउंसिल की व्यवस्था किया गया था। प्रावधान उसमें क्या था, एक काउंसिल मतलब एक परिषद का भी व्यवस्था उसमें थी। उसके बाद में इसके वारेन हेस्टिंग था, इसके अंडर में जो है मुंबई और मद्रास की कुछ शक्तियां दी गई थी। ठीक है, फिर इसी 1773 के अधिनियम के तहत जो है यह व्यवस्था थी कि बंगाल में, यानी कि जो वर्तमान कोलकाता है, कोलकाता के फोर्ट विलियम जो स्थान है, वहां पर आपको 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वहां हुई थी, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं था। आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोर्ट हुआ करता था उस समय ब्रिटेन में होता था, जिसका नाम प्रिवी काउंसिल था। जैसे आज इंडिया में जो मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ना होकर जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता था पूरे इंडिया के लिए, वो ब्रिटिश में होता था, जिसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होता था यहाँ के केवल मामलों को देख रेख करता था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात 1774 में की गई और इसमें प्रावधान था 3 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और 2 हेल्पर जजेस होंगे। ठीक है, ये व्यवस्था थी। फिर इसमें 1773 में यह भी कहा गया कि जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कंपनी के ऑफिसर्स होते थे तो क्या करते थे, घूस लेते थे। ठीक है, और गिफ्ट के तौर पे लेते थे, चुंगी कम करना और किसी के माल को निकलवा देना, तो ये सब चीजों को स्टॉप करने के लिए इसमें बात कही गई थी। ओके, तो दोस्त आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो आता है सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि इस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है पिट्स नाम था उनका, लास्ट में पिट्स आता था, इसी वजह से आया। और ये एक्ट आपका 1784 में आता है। ठीक है, और इस एक्ट की एक जो बेसिक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक फीचर्स था या सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह थी कि जैसे इससे पहले क्या होता था, कंपनी जो है दो भाग, कंपनी का एक ही भाग होता था। मतलब कंपनी का जो पॉलिटिकल हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपका कमर्शियल मतलब व्यापारिक कार्य, दोनों ही अकेले देखती थी, उसमें कोई अलग से कंट्रोल करने के लिए नहीं था। एक ही जो काउंसिल हुआ करती थी, एक ही जो परिषद होती थी वही कंट्रोल करती थी। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए जो 1773 का एक्ट आया था, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो है ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा जाता है जो कंपनी होगी, कंपनी के जो काउंसिल है उसको 2 भाग में बांट देते हैं। पहला द कमर्शियल फंक्शन करने वाला और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन करने वाला। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कार्य जो कंपनी द्वारा किया जाएगा उसको कंट्रोल करने वाले संगठन का नाम, मतलब ग्रुप का नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करती थी उसका नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है कि डिवाइड कर दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलते रहे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट इसके बाद जो आपका एक्ट आता है वो आपका एक्ट होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, मतलब 1784 के बाद आपका 1793 आता है। ठीक है,
और जो उसके बाद क्विट इंडिया एक्ट के बाद जस्ट आपका क्या आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, ठीक है। और 1793 चार्टर एक्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं। जैसे पहला ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे कि हम लोग पढ़े कि 1773 यानी कि आप जो 1773 का अधिनियम पढ़े उसमें व्यवस्था किया गया था गवर्नर जनरल का। तो इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल के पावर को और इंक्रीज कर दिया गया। तो आपका क्वेश्चन उठता है ये भाई ये पावर किसके ऊपर हम दिखा सकता है, तो ये पावर का इस्तेमाल वो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में करता था, ठीक है। लेकिन और एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये भाई आया एक्ट तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय आपका जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा रहा है। जो आप आज वकीलों की प्रथा देख रहे हैं ना अपनी सोसाइटी में, ये वकीलों की प्रथा इंट्रोड्यूस करने वाला, प्रारंभ करने वाला कॉर्नवालिस ही था। इसके बाद आपका जो ये दीवानी न्यायालय और जो पुलिस थाना की व्यवस्था है वो भी इसी की शुरुआत की देने की, इसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया था उसमें। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, इसमें एक प्रावधान था कि कंपनी जो है, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोई सरकार की कंपनी नहीं थी। जैसे ब्रिटिश में कई कंपनियां हुआ करती थी, तो उसमें से एक कंपनी यहाँ आई थी। तो उसने जो है इस एक्ट के तहत यह कर दिया गया था कि ब्रिटिश की कोई अन्य कंपनी 20 साल तक यहाँ पर व्यापार नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो 20 साल तक उसको मोनोपोली मिल गया यहाँ तक इसी एक्ट के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1793 एक्ट के तहत 20 साल के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल जाता है इंडिया में, ठीक है। फिर इसी के तहत आपका एक प्रावधान था कि जैसे यहाँ पर बताया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल कार्य जो कंपनी का होता था वो कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो इसमें ये प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उनको उनकी सैलरी जो है इंडिया के राजस्व से नहीं दिया जाएगा, बाहर से दिया जाएगा। ये इसी में प्रावधान था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।